हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार आपको +1 का जो हम राजनीति विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे, जिसके अंदर हमने संविधान के बारे में पढ़ा था। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, संविधान की विशेषताओं के बारे में कुछ पढ़ा था, संविधान का अर्थ पढ़ा था, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था संविधान सभा ने किया था उसके बारे में पढ़ा था, संविधान सभा के मेंबर थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। यानी हमने संविधान कैसे निर्माण हुआ था, उसके अंदर निर्माण करने वाले कौन कौन भाग्यशाली से भागीदारी थे, किन ने उनका निर्वाचन किया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सिफारिश की गई थी उसके अंदर कितने मेंबर थे, उसके बाद मेंबर के अंदर किस प्रकार चेंज हुआ था, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट अब टॉपिक है वो है भारतीय संविधान में अधिकार। ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2, यानी भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार दिए हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अधिकारों के बारे में बात करते हैं। देखो, अधिकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं सिंपल सी बात में, एक तो होते हैं मानव अधिकार और एक होते हैं मौलिक अधिकार। एक तो होते हैं मानव अधिकार और एक होते हैं मौलिक अधिकार। देखो ये है क्या? देखो, मानव अधिकार वो होते हैं जो बंदे को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। ये कोई क्षेत्र या कोई देश की सीमा में बंधे हुए नहीं होते, देश की सीमा में बंधे हुए नहीं होते। चाहे वो व्यक्ति अमेरिका में, चीन में, भारत में, कहीं भी है, रूस, फ्रांस, कहीं भी वो जन्म लेता है, तो जन्म के साथ हमें जो अधिकार मिलते हैं वो मानव, यानी एक मानव होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं वो मानव अधिकार होते हैं। और ये कोई देश सीमा में नहीं होते। इसका मतलब भारत में है, चीन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ये हर स्थान पर हर व्यक्ति को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं मानव अधिकार। लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके से होते हैं। हम ये कह सकते हैं भी देश की सीमा में बंधे हुए होते हैं, देश सीमा में बंधे हुए होते हैं। यानी सबसे पहले इसकी बात करते हैं मौलिक अधिकार होता क्या है। अरे, मौलिक अधिकार वो होते हैं जो एक देश के द्वारा अपने नागरिकों को, एक देश के द्वारा अपने नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी जो संविधान में उल्लेखित होते हैं, संविधान में उल्लेखित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। यानी संविधान के द्वारा जो दिए जाते हैं, और संविधान के द्वारा प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार से दिए जाते हैं। अमेरिका में अलग प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, हो सकता है मौलिक अधिकार ज़्यादा हो कम हो, जैसे भी हो। भारत के अंदर, चीन के अंदर, सब में ये मतलब अपनी देश की सीमा में बंधे हुए होते हैं, उसके अपने देश के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, ये अपने अधिकार उनको प्रदान करते हैं। देखो, मानव अधिकार तो वो होते हैं जो एक मानव होने के नाते मिलते हैं। और मानव होने के नाते इसका मतलब ये हुआ भी मानव तो सभी देशों में मानव ही निवास करते हैं। ऐसे थोड़ी है चीन के अंदर कोई और बंधन, कोई और पशु निवास करते हो, या कोई और स्थान पर कुछ और निवास करते हो, है तो मानव ही। और मानव होने के नाते जो प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार कहते हैं। ये कोई देश सीमा के किसी एक देश की इसके अंदर उनका प्रभुत्व नहीं होता। लेकिन जो मौलिक अधिकार वो होते हैं जो अपने देश के अंदर अपने नागरिकों को जो संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी जो संविधान में उल्लेखित होते हैं वो होते हैं मौलिक अधिकार। और हमारे भारत के अंदर भी क्या दिए गए? मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जनता को। यहाँ के जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार क्या कर गए? दिए गए हैं। हम सबसे पहले इस लेसन को शुरू करने से पहले मौलिक अधिकार का हमने अर्थ पढ़ा भी। जो अपने नागरिकों को संविधान के द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अब हम मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। हम ये संविधान में कहाँ, देखो मैंने कहा संविधान में उल्लेखित होते हैं या तो संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो हमें ये पता तो होना चाहिए ना भारतीय संविधान में कहाँ पर ये उल्लेखित है। क्योंकि भारत के संविधान में तो 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग है, 5 परिशिष्ट है। तो ये कहाँ पर उल्लेखित है, यानी कहाँ पर, कौन से भाग में इनको रखा गया है, कौन से आर्टिकल में इनको रखा गया है, हम थोड़ी बहुत ये जानकारी ले लेते हैं। फिर आपका सिलेबस जो भी मौलिक अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बात सुनो, सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। देखो, जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, कौन सा? भाग 3, वहाँ पर उल्लेखित है ये। यानी हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए वो भाग 3 में दिए गए हैं। यदि हम अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो इसमें जो अनुच्छेद मिलते हैं वो पढ़ते हो 12 से लेकर 35 तक। ये 2 बात तो आपको वैसे याद रखनी है।
फिर भारत के संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं, और भाग 3 में जो आर्टिकल मिलते हैं वो आपको 12 से लेकर 35 तक आपको आर्टिकल अनुच्छेद प्राप्त होते हैं। यानी इतने आर्टिकल हैं और ये भाग है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब हम बात करें भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर इनके बारे में और हम पढ़ना चाहें तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है जो हमारे नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। हम बात करें जो हमारा जब संविधान का निर्माण किया गया था, जो हमने पिछले वाले लेसन में किया था, संविधान का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद संविधान को लागू किया गया था, यानी संविधान को लागू किया गया था। कब किया गया था? को लागू आप कह सकते हो जी 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। जब ये संविधान बना था और उसको लागू किया गया था, उस समय दौरान जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार थे ना वो 7 थे। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार हमारे पास थे। यानी जब मूल, इसको बोलते हैं मूल संविधान। क्या बोलते हैं? मूल संविधान। और जहाँ पर मूल शब्द आता है इसका मतलब वो उस टाइम की बात कर रहा है जिस टाइम जो संविधान बनाया गया था, मूल था। उसके बाद तो चेंज होता गया जैसे जैसे बात, क्यों? तो समाज होता है वो परिवर्तनशील होता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। उसी परिस्थितियाँ बदलने के कारण हमारे संविधान में बहुत से परिवर्तन किए गए थे, संशोधन किए गए थे। लेकिन जब स्टार्टिंग में उसको बनाया गया था, उसके लिए जो शब्द का यूज होता है उसके लिए होता है मूल संविधान। उसके अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन अब मैं बात कहूँ जी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछे या वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है तो आप आंसर दोगे जी 6। ध्यान से सुनो, मूल संविधान में तो हमारे मौलिक अधिकार थे 7 और वर्तमान जो संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित है। तो एक मौलिक अधिकार कहाँ गायब हो गया? तो ध्यान से सुनो, हमारा एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? मैं यहाँ लिख देता हूँ, संपत्ति का अधिकार। ये पहले मूल संविधान में ये हमारा मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में ये हमारा क्या था? मौलिक अधिकार था। और उसके बाद एक हुआ था संशोधन, हुआ था संविधान में 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 1978 में हुआ था। मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे और जनता पार्टी से संबंधित थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। एक मौलिक अधिकार को क्या किया? जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया और इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। ठीक है, तो पहले 7 थे, अब संपत्ति के अधिकार को जब मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया तो वर्तमान में कितने रह गए? 6। अब कौन से रह गए वो हम करेंगे डिटेल से। अब यहाँ तक तो हमारी नॉर्मल सी इसकी जानकारी होगी भी कौन से भाग में स्थित है, अनुच्छेद कौन कौन से मिलते हैं, कितने मौलिक अधिकार है, मूल में कितने थे, मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ होता है, मानव अधिकारों का क्या अर्थ होता है, इनके बारे में जो नॉर्मल सी जानकारी होती है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिकारों के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से। ठीक है, क्योंकि हमारे जो अध्याय सेकंड है, दूसरा है, उसका नाम ही है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार, अध्याय द्वितीय। देखो, अधिकारों के बारे में आपको बता चुका हूँ। अधिकार क्या चीज़ होते हैं? अधिकार वो होते हैं जो हमारी जो कार्य व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, जो व्यक्ति, संस्था कोई भी है, उससे हमारी सुरक्षा करते हैं। ये हमने पढ़ा था, हमने पहले लेसन में ये पढ़ा था भी। जो ये सरकार के अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको शक्तियाँ दी गई है, पावर दी गई है। संसद को पावर दी गई है कानून बनाने की। तो उनको नियंत्रण कौन करता है? भी नियंत्रण को कैसे रखा गया है भी उनको नियंत्रित किया जाए। ऐसा नहीं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, तानाशाही हो जाए और हमारे अधिकारों को छीनना शुरू कर दे। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए
तो उनको नियंत्रण कौन करता है? ध्यान रखना, नियंत्रण करने के लिए होता है हमारा मौलिक अधिकार। कौन होता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या करता है? इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखता है। कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है या सरकार का कोई अंग है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसा कार्य नहीं कर सकता, ऐसा कानून नहीं बना सकता, ऐसा निर्णय नहीं ले सकता जिसके कारण हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। मौलिक अधिकारों का क्या होता हो? हनन, या इसका किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों को नुकसान हो रहा है, ऐसा काम वो नहीं कर सकती कोई संस्था है चाहे। इसी कारण ये मौलिक अधिकार क्या करते हैं? इन संस्थाओं पर क्या लगाते हैं? नियंत्रण रखते हैं। क्योंकि अगर संसद मान लेते हैं, देखो संसद के पास हमने पढ़ा था जो व्यवस्थापिका होती है उसके पास अधिकार होता है कानून निर्माण का, कानून निर्माण। लेकिन कई बार क्या होता है, ये अपनी मनमर्जी से अपनी तानाशाही के द्वारा ऐसा कानून का निर्माण कर देती है जिसके कारण हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या मौलिक अधिकारों को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा हो। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम न्यायपालिका में, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा का दायित्व है खुद न्यायपालिका का है, ध्यान रखना, सुरक्षा का दायित्व किसको सौंपा गया है? न्यायपालिका। इसका मतलब हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका। तो जब ये मान लेते हैं कानून का निर्माण करते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे कानून का निर्माण किया है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर रिट दायर कर सकते हैं। और न्यायपालिका का ये ड्यूटी होगी, ये कर्तव्य होगी, वो हमें हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे और हमारे मौलिक अधिकार हमें प्रदान करवाए। जब ये न्यायपालिका देखती है भी जो ये कानून बना है ये क्या वास्तव, यानी उसको हम शक्ति का नाम लिख देते हैं एक बार, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। ये शक्ति न्यायपालिका के पास है जो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ध्यान रखना, हमारी जो न्यायपालिका है ना, जो न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति है वो टोटल अमेरिका के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। नीतिदेश तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। हमारा जो अर्धसंघात्मक जो अपशिष्ट शक्ति का विषय है वो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन होता है पुनरावलोकन, पुनः जांच करना, अवलोकन करना, अवलोकन होता है जांच करना। तो न्यायपालिका क्या करती है? उस कानून का, उस निर्णय का फिर से जांच करती है, उसको चेक करती है। यदि उसको जांच के दौरान अगर उसको ऐसा लगे भी वास्तव में ये क्या करती है, ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, मौलिक अधिकारों का नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस कानून को क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। अवैध जानते हो, उसको खत्म कर सकती है, ठीक है। तो देखो संसद पर नियंत्रण हो गया ना, इसका मतलब मौलिक अधिकार क्या करता है? संसद पर जो कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका कोई ऐसा निर्णय ले रही है, ऐसा डिसीजन ले रही है जिसके कारण हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान हो रहा है या किसी प्रकार की क्षति पहुंच रही है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका क्या कर सकती है? उस निर्णय को, उस डिसीजन को अवैध घोषित कर सकती है। ये न्यायपालिका के पास जो अधिकार होता है उसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्याय के लिए फिर से जांच करना। न्याय के लिए फिर से वो क्या करती है? उस कानून का, उस निर्णय का, विधि की फिर से जांच करती है। अगर न्यायपालिका को ऐसा लगे भी इससे मौलिक अधिकारों को वास्तव में नुकसान हो रहा है, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती है? उसको अवैध घोषित कर सकती है। इसका मतलब मौलिक अधिकार वो होते हैं जो सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो सरकार पर क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों को आगे से और पढ़ते हैं आगे, इसमें और क्या विशेषता है। देखो हम बात करें मौलिक अधिकारों की, देखो सबसे पहले 1928 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे ये, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने क्या दी थी? अपनी एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी 1928 के अंदर। तब उन्होंने मांग रखी थी भी हमें क्या होना चाहिए? संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, यानी हमारे जो नागरिक है, भारतीय है, उनको भी क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। क्योंकि उससे पहले हम क्या थे? परतंत्र थे। परतंत्र होता है हम अंग्रेजों के अंडर में थे, अंग्रेजों के गुलाम थे हम। अंग्रेज जो ब्रिटिश थे वो हम पर रूल चलता था। तो ये जो नियम विधि थे, जो रूल थे, वो भेदभावपूर्ण थे, अंग्रेजों के लिए अलग थे और भारतीयों के लिए अलग थे।
इसीलिए इन्होंने रिपोर्ट में कहा था भी हमें भी क्या होना चाहिए, जैसे अंग्रेजों को अपने देश के अंदर ब्रिटेन में जो मौलिक अधिकार मिले गए हैं वो हमें भी मिलने चाहिए। पर बता देता हूँ आपको, ध्यान रखना, सबसे पहले जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो ब्रिटेन के राजा के द्वारा दिए गए थे। सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की बात होती है वो ब्रिटेन के राजा के द्वारा ही दिए गए थे, समझ रहे हो बात। और उसी दस्तावेज को मैग्ना कार्टा बोलते थे। इसी कारण हमारे यहाँ मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए ना, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था 1928 में भी भारत के नागरिकों को क्या मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसकी डिमांड उठने लगी, धीरे धीरे और मांग उठने लगी। महात्मा गांधी जी थे, उसके बाद हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई, सब ने कहा था भी हमारे नागरिकों को, भारतीयों को मौलिक अधिकार मिलने ही मिलने चाहिए। और जब संविधान का निर्माण किया गया था तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई थी भी कितने प्रकार के, कौन कौन से व्यक्तियों को मौलिक अधिकार हमें प्रदान करने हैं। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में होता है वो जनमत से चलता है, टोटल जनता से चलता है। और जनता के चलने के कारण ही जनता को कुछ अधिकार तो दिए जाने चाहिए ना। तो इसी बात को निर्णय लेते हुए अधिकारों को सबसे पहले फोकस किया गया था कि कौन कौन से अधिकार देने हैं और कितने प्रकार के अधिकार हमें प्रदान करने हैं। तो वो कौन कौन से अधिकार थे उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो भाग 3 में वैसे बता चुका हूँ 7 अधिकार थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 6 है। कौन कौन से हैं? देखो वर्तमान में बात करें, पहला है आपका समानता का अधिकार। हम टोटल 6 अधिकार की बात करते हैं ना, क्योंकि वर्तमान में बता चुका हूँ 6 मौलिक अधिकार है। तो इसके अंदर पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। अगर इसके अंदर हम आर्टिकल की बात करें तो मैं वैसे आपके सिलेबस में इतना है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको वैसे ही बता देता हूँ सिंपल से लेजे से भी। इसके अंदर आर्टिकल मिलता है आपका 14 से 18, 14 से 18 आर्टिकल प्राप्त होते हैं, क्योंकि +1 में इतने आर्टिकल दिए नहीं हैं। तो 14 से 18 प्राप्त होता है। इसके अंदर जो आर्टिकल 14 है वो आपका है कानून के समक्ष समानता की बात करता है, कानून के समक्ष समानता, या हम कह सकते हैं कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। यानी चाहे अमीर है, गरीब है, किसी धर्म जाति से संबंधित है, सबका क्या है? कानून का समान संरक्षण मिलेगा। सभी कानून के समक्ष समान होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसी सजा एक गरीब को मिलती है वैसी अगर उसने अपराध किया तो वही अमीर को मिलेगी। सबके लिए, चाहे वो किसी पोस्ट के ऊपर है, चाहे एक कॉमन पर्सन है, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, सबको जो कानून का अपराध किया उन्होंने एक जैसा कानून को तोड़ा है, उल्लंघन किया है, तो जो सज़ा उस कानून में है वो सज़ा सबको समान रूप से प्राप्त होगी, और साथ में उनका संरक्षण होगा वो भी समान होगा। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये कानून के समक्ष समानता, ये शब्द हमारा जो लिया गया है वो ब्रिटेन से प्रभावित है, और जो कानून का समान संरक्षण है वो USA से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। हम आर्टिकल 15 में बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि जाति, वंश, धर्म, जो भी हमारा क्षेत्र, ठीक है, इसके आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सब समाज में क्या होंगे? समान होंगे। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भाषा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वंश के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, इनके आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं होगा। सभी क्या होंगे? समान होंगे। यानी भेदभाव की मनाही की गई है, भेदभाव की मनाही की गई है, ठीक है। उसके बाद हम आर्टिकल 16 की बात करें। देखो आर्टिकल 16 में है वो है आपकी अवसर की समानता, अवसर की समानता। इसका मतलब जो भी सबको जो मौका मिलेगा, जो अवसर मिलेगा वो समान मिलेगा, बिल्कुल समान मिलेगा। देखो मान लो कोई वैकेंसी है, अगर मेरे पास योग्यता है, आपके पास भी योग्यता है, जिनके पास योग्यता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वंश का हो, किसी जन्म स्थान से संबंधित हो, वो उसको जितना मौका उनको मिल रहा है उतना ही मौका मेरे को मिलेगा, उतना ही मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब इसमें अवसर या मौका सबको समान है, इसके अंदर कोई मतलब भेदभाव नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ हमारे संविधान में एक बात ये भी कही गई है आर्टिकल 16(4) के अंदर। आपको बता देता हूँ। देखो आपने कहा जी अवसर की समानता है, मैं भी कह रहा हूँ अवसर की समानता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है भी मान लेते हैं मैं एक अपंग व्यक्ति हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ, मेरे एक पैर में मैं नहीं चल सकता, एक आप हो, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हो, बिल्कुल कॉमन व्यक्ति हो, आप दौड़ सकते हो, और मेरे को और आपको ये कहते भी आप दोनों साथ दौड़ लगाओ, आपको अवसर समान है, तो ये तो न्याय थोड़ी है, तो अन्याय है, क्योंकि मैं तो चल ही नहीं सकता, दौड़ कहाँ से लगा दूंगा। तो कहने का मतलब है ऐसी स्थिति में
राज्य क्या कर सकता है, राज्य उसको आरक्षण दे सकता है। आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 16(4) में की गई है। उसके अंदर ये समानता के अंदर भेदभाव, ये भेदभाव जोड़ा गया ना, ये भेदभाव इस नियम का उल्लंघन नहीं करता, सबको अवसर समान ही होगा, ये तो उसका उल्लंघन करता है, उसकी बात करता है जो असहाय है, जो उसके बराबर नहीं चल सकता, उसका विकास करने के लिए क्या है, ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 16(4) में, ताकि दोनों को समान रूप से मौका प्राप्त हो सके। उसके बाद इसी के अंदर हम बात करें आर्टिकल 17 की बात करें तो इसके अंदर क्या गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत, देखो पहले क्या थी, कुछ निमन जाति थी, उनको एक तरह का समाज से अलग ही माना जाता था, वो उनका जो रहने का जो स्तर था वो समाज से अलग था, उनको समाज में नहीं रहने दिया जाता था, यानी उनका जो काम था ना वो भी एक नीचे, बिल्कुल ही नीचे से नीचे काम करते थे वो। तो जो अस्पृश्य जाति थी उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनका विकास करने के लिए आर्टिकल 17 में इसका अंत कर दिया गया है। भाई अब आप अस्पृश्यता को नहीं फैला सकते, अगर आप ऐसा करते हो तो वो एक क्या है, वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसी के लिए एक अधिनियम बना था, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। इसके तहत इस अस्पृश्यता को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, वैसे आपको नॉर्मल जानकारी के लिए बता देता हूँ, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 है, वर्तमान में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। वर्तमान में इसका नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की बात होती है। पहले इसको बोलते थे अस्पृश्यता अधिनियम, अब इसका नाम कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यानी 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। इसका मतलब समानता की तो बात हो रही है, भी अस्पृश्य जाति नहीं होगी कोई, सभी समान होगी, यानी हम ये समानता का अधिकारी तो पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर 18 नंबर का जो आपका अधिकार है आर्टिकल 18 में, वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, देखो आपको मैं बता देता हूँ, आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ ये दिए गए हैं, कानून के समक्ष समानता, भेदभाव की मनाही है, अवसर की समानता, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। ये आर्टिकल तो मैंने आपको ऐसी नॉर्मल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप राजनीति के स्टूडेंट हो, तो कम से कम पता तो होना चाहिए। ये तो आप बस ऐसे नॉर्मल, मैं साथ में आपको एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ, आर्टिकल भी आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ अनुच्छेद भी अभी से कुछ याद होने शुरू हो जाए। ये तो है आपके, उन्होंने सीधा ही लिख दिया आपकी बुक के अंदर भी समानता का अधिकार के अंदर कानून के समक्ष समानता है, भेदभाव की मनाही की गई है, अवसर की समानता दी गई है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, उपाधि अंत किया गया है। मैं साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ भी ये कौन से आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 18 में उपाधि अंत किया गया, लेकिन 2 क्षेत्र छोड़े गए हैं, ध्यान रखना। कौन कौन सा क्षेत्र, एक तो शिक्षा का और सेना का, ये 2 क्षेत्रों, इन 2 क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती है। देखो पहले प्राचीन काल में क्या था, सम्राट की, राजा की, राय की, नवाब की, ये उपाधियां दी जाती थी। इसके कारण समाज में भेदभाव होता था, क्योंकि जो नवाब की, राजा की उपाधि मिलते थे वो बड़े महलों में अलग तरीके से उनका स्टेटस ऊंचा था समाज में, बाकियों का स्टेटस नीचा था, तो भेदभाव तो होता था ना। और भेदभाव को तो हमें समाप्त करना है, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी कंट्री में ले रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में ले रहे हैं, तो वहाँ पर तो भेदभाव हो ही नहीं सकता। तो इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 18 में क्या किया, उपाधियों का अंत ही कर दिया, भी उपाधि दी नहीं जाएगी, सिर्फ एक शिक्षा में दी जा सकती है और एक सेना, जो सैनिक क्षेत्र है, हमारी जो सुरक्षा का क्षेत्र है, उसमें उपाधियां दी जा सकती है। इसके तहत एक बात और की गई है आर्टिकल 18 में, अगर मान लो आप नागरिकों, भारतीय, भारत के नागरिकों, और आपको कोई विदेशी कोई उपाधि देना चाहता है, देखो भारत के अंदर तो मिलती नहीं है उपाधि, ये तो 18 में अंत ही कर दिया गया। अगर कोई विदेशी उपाधि देना चाहता है आपको, कोई अमेरिका या कोई रूस या फ्रांस आपको उपाधि देना चाहता है, तो आप सीधी उपाधि नहीं ले सकते, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। भी वो उपाधि आप ले तो सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति के परमिशन से ही ले सकते हो। ठीक है, ये आर्टिकल 18 में है। देखो, चाहे कानून के समक्ष समानता है तो समानता की बात हो रही है, भेदभाव की मनाही है, इसका मतलब समानता की बात हो रही है, अवसर की समानता है, समानता की बात हो रही है, अस्पृश्यता का अंत है ताकि सभी समान हो, और उपाधियों का अंत है ताकि समाज के अंदर भेदभाव न हो। यानी ये जो आपके आर्टिकल है, ये जो बात है, वो आपके प्रथम जो मौलिक अधिकार है उसमें लिखी गई है।
ठीक है, 14 से लेकर 18 तक जो आपके आर्टिकल है वो टोटल समानता के अधिकार से ही संबंधित है आर्टिकल है। उसके बाद सेकंड हम अधिकार की बात करते हैं। देखो दूसरा आपका जो मौलिक अधिकार है ना, वो है आपका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका मतलब इसके अंदर आपको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, स्वतंत्रताएं दी गई है। और आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो आप आर्टिकल पढ़ते हो टोटल वो पढ़ते हो 19 से लेकर 22 तक। 19 से 22 तक जितने भी आर्टिकल पढ़ोगे वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल पढ़ोगे। इसके अंदर जो आपका आर्टिकल 19 है 1, उसके अंदर 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। आपको 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। कौन कौन सी है? जो प्रथम है वो आपको जैसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप अभिव्यक्त कर सकते हो अपनी बात, आप अपने विचार दे सकते हो, आप भाषण दे सकते हो। ये स्वतंत्रता है जो आपकी पहली स्वतंत्रता है। दूसरी, आप अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन कर सकते हो, यानी आप किसी भी हथियारों के साथ सम्मेलन नहीं कर सकते, उस पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन बिना हथियारों के आप क्या कर सकते हो? सम्मेलन कर सकते हो, ठीक है, रैलियां निकाल सकते हो। ये आपकी क्या है? स्वतंत्रता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तीसरी, तो आप कोई संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, यानी संघ या संगठन बनाने की भी आपके पास क्या है? स्वतंत्रता है। ये तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता जो 19(1) में दी गई है। हम चौथी स्वतंत्रता की बात करें तो आप पूरे भारत में घूम सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। पूरे भारत में घूम सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। ये आपकी चौथी स्वतंत्रता है। हम उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो पूरे भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हो। पूरे भारत में कहीं भी आप क्या कर सकते हो? निवास कर सकते हो। ये आपके 5वें प्रकार की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है। और जो लास्ट है आपकी छठी, वो है आप कोई भी वृत्ति या व्यवसाय कर सकते हो, यानी अपने जीविकोपार्जन के लिए आप कोई भी कार्य कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, कोई वृत्ति कर सकते हो। इसका मतलब 19(1) में आपको क्या दी गई है? 6 स्वतंत्रताओं की बात कही गई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 19(1) का आर्टिकल 19(1) है, 19(1) है, यानी इस प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्रम से लिख सकते हैं। 6 की 6 वो 19(1) में ही है। इसमें 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D, यानी इसके अंदर आपको टोटल 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। इसके बारे में एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन सी है? विचार व्यक्ति की भाषण की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में घूमने की, पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की, और आपको वृत्ति या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो आर्टिकल 19 की बात होगी। और आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है उसके अंदर हम बात करते हैं। आर्टिकल जो आपका 20 है उसके अंदर आपको दो सिद्धि से संबंधित स्वतंत्रता, यानी दो सिद्धि से सुरक्षा से संबंधित कुछ स्वतंत्रता दी गई है आपको। दो सिद्धि की जो सुरक्षा है, तो क्या होता है इसके अंदर? कई बार ऐसा होता है अभी हमने कानून का उल्लंघन ही नहीं किया तो भी हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी जो पुलिस चौकी है वो ऐसे ही मनमर्जी किसी को गिरफ्तार करके अंदर डाल देती है। तो इससे बचने के लिए, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, मौलिक अधिकारों को नुकसान ना हो, इससे बचने के लिए हमें जो संविधान ने कुछ स्वतंत्रता दी है। क्या दी है? जब तक दोषी, यानी जब तक इसके अंदर कुछ हम पढ़ लेते हैं, 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रथम स्वतंत्रता ये है में जब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक हमने कोई कानून का उल्लंघन न किया हो। भी मैंने कोई कानून का उल्लंघन ही नहीं किया तो मेरे को गिरफ्तार किसके तहत किया जा रहा है? यानी जब तक हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया हो तब तक हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात करें हम इसके अंदर और क्या हो सकती है? एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। मान लेते हैं मैंने कोई अपराध किया है, मेरे को एक बार उसकी मैं सजा भुगत चुका हूँ, उसी अपराध के लिए दूसरी बार सजा नहीं दी जाएगी। हाँ, नया अपराध किया तो नई सजा मिलेगी, लेकिन एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं
दी जा सकती। ये हमें कुछ की दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, यानी हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम आर्टिकल 21 की। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे जीवन व आप दैहिक स्वतंत्रता, जीवन व दैहिक स्वतंत्रता, ये हमारे जीवन से संबंधित, देह होता है हमारा शरीर, दैहिक, उससे संबंधित स्वतंत्रता है। हमारे कोई प्राण को छीन नहीं सकता, हमारे प्राण को छीन नहीं सकता, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ था, उन्होंने कहा था व्यक्ति होता है ना वो अपने शरीर पर संप्रभु होता है, सर्वोच्च शक्ति होता है, सुप्रीम पावर होता है। मैं अपने शरीर पर, मस्तिष्क पर, आत्मा पर संप्रभु हूँ, और किसी पर हूँ या ना हूँ, लेकिन अपने शरीर पर तो मेरे प्राण नहीं छीन सकते। लेकिन इसके अंदर बात क्या कही गई है, ये कही गई विधि को छोड़कर, विधि को छोड़कर, यानी विधि द्वारा व्यक्ति के प्राण छीने जा सकते हैं। जैसे फांसी की सजा दी जाती है, वो विधि कानून के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो उसके अनुसार विधि को छोड़कर कोई अन्य तरीके से हमारे जीवन को कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, हमें कोई नहीं मार सकता, यानी हमारे अपने जीवन की, हमारे देह की हमें क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। उसके बाद नेक्स्ट करें आर्टिकल 22 की। ये है बंदीकरण से संरक्षण, आर्टिकल 22 में है बंदीकरण से संरक्षण। बंदीकरण होता है जिसको बंदी बनाया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उससे हमें कुछ संरक्षण दिया गया है। जैसे मान लेते हैं मेरे को कोई गिरफ्तार करने आ रहा है, तो सबसे पहले मेरे को अधिकार है भी मेरे को किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, या मैंने कौन से कानून का उल्लंघन किया है, ये पूछने का अधिकार हमारे पास है। ये बात ध्यान रखना, ये हमें स्वतंत्रता, हम पूछ सकते हैं कि जो मेरे को गिरफ्तार किया जा रहा है वो कौन से कानून का उल्लंघन के तहत या कौन से धारा के तहत मेरे को गिरफ्तार किया जा रहा है, मैंने क्या अपराध किया है। इसी के अंदर दूसरी आपको स्वतंत्रता ये दी गई है भी आप अपनी कानूनी सलाह ले सकते हो, आप अपना बचाव कर सकते हो, वकील कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को बंदी बनाया गया तो मैं अपना वकील कर सकता हूँ, मैं कानूनी सलाह लेकर अपना बचाव कर सकता हूँ, ये मेरे पास स्वतंत्रता है। तीसरी बात हम बात करें भी जब मेरे को जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो उस समय से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा, यानी ये फिक्स होता है, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है भी 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करो, न्यायालय के सामने, न्यायाधीश के सामने पेश करो। ये हमारे दिया गया आर्टिकल 22 में, यानी ये हमारे टोटल क्या है, स्वतंत्रता है। बोर्ड जो 19(1) में जो आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 19 के अंदर आपकी 2 संधि से संबंधित संरक्षण दिया गया है, 21 में आपके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, 22 में आपको बंदीकरण से संरक्षण दिए गए, उसमें कुछ बातें थी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये आपके 2 प्रकार के अधिकार हो गए। हम अधिकारों को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये अधिकार आपके +1 +2 हर स्थान पर काम आएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी क्लास यहाँ पूरी होती है, और जो नेक्स्ट आपके अधिकार है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे आपसे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।